टॉपिक द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल। इस लेक्चर में हम नावल की कंप्लीट हिस्ट्री को देखेंगे कि नावल किन पर्टिकुलर एरा में लिखना स्टार्ट किए गए और वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कि एक न्यू जॉनरा की क्रिएशन में हेल्पफुल साबित हुए और कौन कौन से पायनियर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक न्यू जॉनरा को लिखना स्टार्ट किया जिसे हम फिक्शन यानी नावल कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नावल क्या होता है जिसे हम फिक्शन भी कहते हैं। अगर हम इसकी एटमोलॉजी पर बात करें, फिक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फिक्टस मीन्स, फिक्शन जो है एक लैटिन वर्ड फिक्टस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू फॉर्म, यानी कि किसी चीज़ को बनाना, एक्ट ऑफ मेकिंग, मोल्डिंग, फैशनिंग या क्रिएटिंग, यानी कि किसी भी न्यू चीज़ को क्रिएट करना, फैशन देना, उसको मोल्ड करना या उसको क्रिएट करना, इस चीज़ को हम फिक्शन कहते हैं। Fiction is a type of literature written and especially prose form, short story, novel and novella, यानी कि फिक्शन वो होती है जो कि एक प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है, स्पेशली यानी ख़ास तौर पे प्रोज फॉर्म में, जो या तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ में हो सकती हैं या नॉवल या नोवेला, लेकिन मोस्टली हम नावल को ही फिक्शन में इंक्लूड करते हैं। अब हम नावल को देखते हैं, नावल क्या होता है। अगर इसकी एटमोलॉजी को देखें, नावल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नोवेला मीन्स समथिंग न्यू और स्ट्रेंज, यानी कि वो चीज़ जो कि न्यू हो और स्ट्रेंज हो, इसको हम नावल यानी नावल कहते हैं। डेफिनेशन: अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव प्रोज विच डिस्क्राइब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस विद फिक्शनल करेक्टर्स, यानी कि एक लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव प्रोज होती है, यानी इसमें नरेट किया जाता है प्रोज की फॉर्म में, किसको डिस्क्राइब किया जाता है, इंसानों के जो तजुर्बात हैं उनको करेक्टराइजेशन के थ्रू एक फ़िक्शनल स्टोरी में जब इमर्ज कर दिया जाता है, यानी कि जिसमें करेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है रादर देन प्लॉट, इसको हम नावल कहते हैं। नावल के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि इसकी एक ओपनिंग होती है जिसमें हमें ये पता लगता है कि आगे फर्दर स्टोरी किस बेस पर लिखी जाएगी। करेक्टराइजेशन की जाती है जिसमें एक प्रॉपर प्लॉट होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके राउंड ही तमाम करेक्टर्स जो हैं मूव कर रहे होते हैं और प्लॉट भी। इसके साथ लास्ट इसकी एंडिंग यानी जिसे हम एपिलॉग भी कहते हैं। नावल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि करेक्टर्स, प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग होती है और स्टाइल एंड देन थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी नावल में। नावल के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं कि नावल किस पर्टिकुलर एज में स्टार्ट किए गए, यानी 18th सेंचुरी नावल। इसके लिए हमें 18th सेंचुरी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। द 18th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल, social and political format. This time is often referred to as age of enlightenment, age of reason and age of sensibility, यानी कि 18th सेंचुरी को हम एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। It was the 18th century. The ideas of previous 100 years were implemented on a broad scale, यानी कि ये वो एज है जिसमें 100 ईयर्स के जो हमारे आइडियाज़ थे इंग्लैंड के, उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया गया था एक न्यू फॉर्म में, यानी न्यू ब्रॉडर स्केल में उनको इम्प्लीमेंट किया जाने लगा था, इसीलिए हम इसको न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। अब हम 18th सेंचुरी के कुछ फीचर्स को देखते हैं कि 18th सेंचुरी में वो कौन से फीचर्स थे जो कि हमें नावल में दिखाई देंगे। 18th सेंचुरी was characterized by the spirit of realism. सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रियलिज़म, हमें इस एज में तमाम आलमोस्ट हर वर्क में रियलिज़म दिखाई देगी, चाहे वो नावल हैं या कोई ड्रामा है, पोइट्री थी, जो भी, उसमें हमें जो डोमिनेट करैक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिज़म ही है। एंड रोमांटिक फीचर्स लाइक एंथुजियाज्म, पैशन, इमेजिनेशन etc डिक्लाइन इन दिस पीरियड, यानी कि
जो रोमांटिक फीचर्स हैं पैशंस के, इमेजिनेशन, वो तमाम इस एरा में डिक्लाइन हो गए थे। वो क्यों, वो हम इसके फैक्टर्स को देखेंगे, वो कौन कौन सी रीज़न्स थी जो कि डिक्लाइन कर गई थी इमेजिनेशन को, यानी जो रोमांटिक फीचर्स थे उनको क्यों डिराइव कर दिया और लोग एकदम रियलिज़म की तरफ मूव क्यों कर गए। की फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न, यानी इसको हम एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। इंटेलेक्ट, करेक्टनेस थी इस एज में, यानी कि हर चीज़ में करेक्टनेस देखना चाहते थे। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्टायर, यानी कि स्टायर बहुत ज़्यादा किया जाता था सोसाइटी पर इस एरा में, पॉलिटिशियंस पर, पॉलिटिक्स जो थी सब पर, मतलब डायरेक्ट सटायर किया जाता था। इसलिए ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस एरा के लिए पर्टिकुलर रखी गई हैं। The novel in the 18th century. 18th century as a time period in which novel took its birth, यानी कि 18th सेंचुरी में नावल लिखना स्टार्ट किए गए थे। इनके कुछ प्रीडिसेसर थे, यानी 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उनके प्रीडिसेसर, यानी कि बनियन, चॉसर, मेलरी, कॉर्वेंट्स, बुकेशो, इनके कुछ वर्क्स थे जिनको एक्सपेरिमेंट किया गया था एक न्यू फॉर्म में, यानी कि जब इनको न्यू फॉर्म में क्रिएट किया गया और जो प्रोडक्शन इनके पास आई, यानी कि नावल, इन्होंने प्रोज और लॉन्ग नैरेटिव जो वर्ड्स फॉर्म में पोइट्री लिखी जाती थी, इन सब पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे इन्होंने एक न्यू फॉर्म जॉनरा क्रिएट की, नावल। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि 18th सेंचुरी जो है वो टू मेजर करेक्टरिस्टिक्स पर है, ऑब्जर्विंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड नेचर इटसेल्फ, यानी कि इस एज में नेचर को, ह्यूमन नेचर को स्टडी किया जाता था कि वो कांस्टेंट है और अनचेंज है। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन, यानी कि हम 18th सेंचुरी में कोई भी वर्क पढ़ते हैं, चाहे वो ड्रामा पढ़ें, पोइट्री पढ़ें, इसमें हमें रियलिज़म दिखाई देगी, यानी इस पर फोकस किया जाता है, करैक्टर्स पे, ह्यूमन करैक्टर्स को फोकस किया जाता है, इनकी डेवलपमेंट को दिखाया जाता है कि एक करैक्टर किस तरह डेवलप होता है। इसके साथ साथ 18th सेंचुरी जो है नावल एक्सप्लोर किए गए थे ह्यूमन करैक्टर्स को, किस फॉर्म में, न्यू क्रिएशन यानी रियलिज़म की फॉर्म में रियलिस्टिक करैक्टर्स को दिखाया गया था, यानी पोर्ट्रेट किया गया था 18th सेंचुरी में। रियलिज़म, जैसे कि हमने प्रीवियस बात की थी कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं 18th सेंचुरी की, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलिज़म है। रियलिज़म वो होती है कि आप कोई भी ऐसे जो रियल स्टोरी है उसको इमेजिनेशन फॉर्म में, यानी उसको प्रेजेंट कर देते हैं, उसमें रियलिटी यानी डायरेक्ट सटायर किया जाता है या उसको एक्सपोज किया जाता है किसी भी फिक्शनल स्टोरी में। तो इस एरा में यही था कि करेक्शन देखी जाती थी, जो बाउंड्रीज़ इन्होंने इसमें सेट की हुई थी कि जैसे कि हमने इससे प्रीवियस एरा में हम देखते हैं एलिज़ाबेथन एरा में डिफरेंट फॉर्म्स थी, ड्रामास पर एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन न्यू क्लासिकल एज में कुछ बाउंड्रीज सेट की थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पोइट्री थी वो जस्ट हीरोइक कपलेट्स की फॉर्म में लिखी जाती थी, यानी इसमें लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा बात ये थी कि इसमें सटायर किया जाता था सोसाइटी पर, पॉलिटिशियंस पर सटायर किया जाता था। तो इन सब की जो ये हमारी सिचुएशन है, इसने किसको हेल्प किया एक न्यू जॉनरा क्रिएट करने में, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी से थोड़ा बहुत, जैसे कि अगर वो पोइट्री लिखते थे तो उसमें उनको ये नहीं दिया जाता था, यानी उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी उसमें फ्री वर्ड्स वगैरह यूज़ करें। तो जब कोई किसी पर बाउंड्रीज़ की जाती हैं तो उसके कुछ ना कुछ असरात होते हैं, इसीलिए कोई ऐसा जॉनरा क्रिएट किया गया था जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो और लोग उसको बआसानी पढ़ सकें। इसमें हमने ये देखा कि जो 18th सेंचुरी है उसमें राइज़ ऑफ नावल क्यों बढ़ा था और वो कौन कौन से फैक्टर्स थे। इसको हम आगे देखते हैं कि कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि नावल की क्रिएशन में हेल्पफुल साबित हुए थे। Factors that influence the rise of the novel. Industrial Revolution. Most important reason of the rise of the novel. Industrial Revolution, one of the major factors that contribute to the rise of the novel in the development of industries
यानी कि इस पर्टिकुलर एज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और मशीनरीज जो इनकी इंडस्ट्रीज़ थी वो इस हद तक डेवलप हो चुकी थी कि लोगों के पास जो उनका पास फारिग टाइम था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि जब किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स की बजाय मशीन से काम लेना स्टार्ट किया जाता है तो जो हाथ से काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इस एरा में ये था कि न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, मैगज़ीन्स वगैरह भी पब्लिश की जाती थी। तो इन सब वजूहात की बिना पर जो लोगों के अंदर हैबिट थी अपने फारिग टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए रीडिंग, तो रीडिंग के लिए क्या था, इसके लिए ऑथर ने कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू किए, यानी एक न्यू जॉनरा को क्रिएट किया कि लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको वो पढ़ सकें। तो इसके लिए इन्होंने नावल यानी स्टोरीज़ को लॉन्ग नैरेटिव प्रोज में लिखना स्टार्ट किया और इनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो इसको प्रिंट की फॉर्म में लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि जैसे कि हम पहले जानते हैं पोइट्री जो भी लिखी जाती थी एंग्लो सैक्सन नॉर्मन की एज में वो हमारे पास एज इट इज़ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिससे इतनी लेंथी वर्ड्स को यानी हम सेव कर सकें। लेकिन 18th सेंचुरी तक प्रिंटिंग प्रेस इस हद तक डेवलप हो चुकी थी कि लोगों तक रीडिंग की जो हैबिट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, यानी कि वो रीडिंग की तरफ मूव कर रहे थे। तो इसके लिए जो राइटर्स थे उन्होंने न्यू जॉनरा यानी नावल को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि लोग जो हैं इसको पढ़ें। इसके बाद राइज ऑफ द मिडिल क्लास अकॉर्डिंग टू डेविड डैशिस, यानी डेविड डैशिस क्या कहते हैं, The novel was in a large measure the product of the middle class, appealing to middle class ideals and sensibilities. A pattern of imagined events set against a clarity realized social background and taking its view of what was significant in human behavior from agreed published attitude। यानी कि जो राइज ऑफ द नावल है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो रीज़न है वो मिडिल क्लास है, क्योंकि इस एरा में मिडिल क्लास की डेवलपमेंट हो रही थी, वो एजुकेट हो रहे थे, लिटरेसी रेट बहुत बढ़ रहा था। तो जो मिडिल क्लास थी वो अभी एजुकेशन की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी, लेकिन वो इस हद तक पढ़े लिखे नहीं थे कि वो इतनी हार्ड वर्डिंग पोइट्री की यानी पोइट्री को पढ़ सकें। तो इसके लिए जो कॉमन यानी जो आम पीपल थे जो न्यू एजुकेशन में एंटर हो रहे थे उनके लिए कुछ ऐसा लिटरेचर बनाया जाए ताकि इससे वो सोसाइटी यानी सोशल इश्यूज़ हैं उनको देख सकें, जैसे कि जो फीमेल हैं उनके लिए कुछ। इसके लिए ये जॉनरा यानी नावल को लिखा जाना शुरू किया। लेकिन जब नावल को स्टार्ट किया गया और जब इसे पब्लिश करवाया तो ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर जॉनरा बन गया, क्योंकि ये इजी टू रीडिंग था, इसको अंडरस्टैंड किया जाता था, क्योंकि इसमें जो वर्डिंग है वो मतलब आम लाइफ के जो इश्यूज़ हैं हमारी कॉमन लाइफ के सोशल इश्यूज़ वगैरह डोमेस्टिक इश्यूज़ उनको डिस्कस किया जाता था। तो इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर जॉनरा बन गया था 18th सेंचुरी का और इसे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे थे। नेक्स्ट रीज़न है द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द नॉवल in the 18th century. Drama in the 18th century was no longer a social force as it had been in the age of Elizabethan or even that of Charles II. The Licensing Act of 1737 which was meant to यानी कि डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, इस एरा में ड्रामा यानी एलिजाबेथन एरा से ड्रामा की डेवलपमेंट शुरू हुई थी और ड्रामा मोस्ट पॉपुलर जॉनरा था। लेकिन 18th सेंचुरी में ड्रामा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ड्रामा को थिएटर में प्रेजेंट किया जाता था यानी एक्ट की फॉर्म में इसको एज स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता था करैक्टर्स के थ्रू। तो इसमें जो सटायर था पॉलिटिशियंस पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा था कि जो सटायर है इस एज में डायरेक्ट सटायर किया जाता था, क्रिटिसिज्म बहुत किया जाता था इस एज में। तो इसलिए इन पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी कि कोई भी प्ले अगर लिखा जाएगा तो उसमें पॉलिटिशियंस को सटायर यानी उन पर
अटैक नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट थी उनके ड्रामा के थ्रू उसको कम कर दिया और ड्रामा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जब वो प्रेजेंट ही नहीं किया जाता था उसको लोग पढ़ते ही नहीं थे। तो इसके लिए लोगों ने अपनी जो अटेंशन थी वो एक न्यू जॉनरा नावल की तरफ मूव कर दी और वो न्यू एक्सपेरिमेंट में लग गए, यानी नावल लिखने में।